लिखना आता नहीं है आपको, और हमारा सिस्टम भी टूटा हुआ, लिखना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, वैसे ही आप डिग्री, अगर आप डिग्री वगैरह पास कर लेते हैं, दैट इज नॉट द इंटेंट। लॉयर बनने के लिए जरूरी है कि आपको इस बात के ऊपर ऐन यकीन होना चाहिए कि मैंने वकालत करनी है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से करें चाहे डिफेंस की तरफ से। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज अ सिने क्वा नॉन टू बिकम अ गुड प्रोफेशनल रिस्पेक्टेबल सक्सेसफुल लॉयर। बुक रीडिंग पर से फाइल रीडिंग एक वकील के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उस वक्त तक आप कामयाब लॉयर नहीं बन सकते कि जब आपकी जो शेल्फ में बुक पड़ी है और आपके माइंड में जो प्रोपोजिशन आई है आप उसको सोचें और साथ ही बुक की तरफ रुजू करें। आपके ज़हन में अगर हिचकिचाहट आ रही है या आप लेथार्जी फील कर रहे हैं, इसका मतलब है आप लॉयर नहीं बने। गाइड पढ़ोगे तो फिर गाइड के ही वकील रहोगे, धड़ाधड़ चीज़ें पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, तो जब एक मोटी फाइल आएगी कोई मसला ही नहीं है। अगर तो आप लॉ स्कूल के अंदर यू आर देयर टू पास द लॉ डिग्री फॉर द सेक ऑफ पासिंग इट, तो आपकी कभी भी जो जैसे कहते हैं थिंकिंग स्किल इनहांस नहीं होगी। आपने अपने ब्रेन को अग्रेसिव बनाना है कि दूसरे को हराना है, फिर आपने जीतना है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर नॉट पोल्स अपार्ट। वकील जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ है और एक खुदाई सिर्फ है, अल्लाह ताला के नामों में से है। आई एम सेइंग वो काम सीखो उस नौइयत का कि जिस नौइयत का काम आपको मिल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक स्टूडेंट आता है, न्यू एंट्रेंट होता है कचहरी में या किसी भी कोर्स में आप काम शुरू करते हैं, आपको यू शुड नॉट बी चूजी अबाउट योर वर्क। फुल ऑफ टर्बुलेंस, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, फुल ऑफ पिटफॉल्स, फुल ऑफ जैसे कहते हैं ना सक्सेस भी है, फेलियर भी है। इस प्रोफेशन में मुझे इज्जत दी है और मैंने काम वगैरह भी थोड़ा बहुत बीच में किया है, बट देखो पूरे के पूरे यहाँ पे सारे के सारे यू कैन बी बेटर देन मी, राइट। कामयाबी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है और सब्जेक्टिव इन अ सेंस के कोई चीज़ आपके लिए कामयाबी हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए वो कामयाबी नहीं है। अब सबसे बड़ी खसूसियत तो ये होनी चाहिए कि सवाल का जवाब और बाकी सवालों का जवाब उसको खुद एबिलिटी उसका क्या जवाब होना चाहिए उसके अपने जहन से निकलना चाहिए। सबसे पहले आपकी मेंटल क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि मैंने लॉयर बनना है और फिर उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन जो बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर करता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर वकील के अंदर ये होनी चाहिए या स्टूडेंट्स के अंदर ये होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट थॉट जिसको मैं कहता हूँ, अपना जहन इस्तेमाल करके। और समझने की बात ये है कि ना तो आपके वालिद साहब ने आके आपकी वहाँ पे मदद करनी है, ना आपके असातिज़ा ने करनी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वहाँ पे खड़े होके मुकदमे के अंदर इंडिपेंडेंटली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कानून के तालिब इल्म को एक टेनेशियस होना चाहिए, इंक्विजिटिव होना चाहिए, उसमें सीखने की, लर्निंग की, जस्तजू करने की जो तड़प है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रही। तो जब आप लॉ स्कूल में होते हैं तो आपको एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो कि मैंने प्रैक्टिस करनी है और अपना एक नाम बनाना है बतौर प्रोफेशनल वकील। तो ये जो इंडिपेंडेंस होती है ना, कि खुद सोचना, खुद लिखना, खुद पढ़ना, खुद समझना और खुद हाजिर दिमागी के साथ जज को जवाब देना, जिसको मैं इंडिपेंडेंस कह रहा हूँ, और इम्प्रूव करने की एबिलिटी, ये सारी की सारी खुसूसियात आपको स्टूडेंट के टाइम के ऊपर ही डेवलप करनी होती है। और जब आप बतौर प्रोफेशनल वकील अपना नाम बनाने के लिए सोच लेते हैं तो अल्लाह ताला इज्जत भी नवाजता है उसके साथ। तो इस वजह से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस करनी है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो जब तक आप प्रोफेशन में आएंगे तो झाका खुल गया होगा लिखने का, बोलने का, ये सारे की सारी चीज़ों का। वकालत एक इस नौइयत का प्रोफेशन है कि आप अकेले खड़े होते हैं और अकेले परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, लेकिन मैं ये वहाँ पे जाके ये नहीं कह सकता था कि अब्बा जी से पूछ के बताता हूँ, ठहरें 2 मिनट के लिए। जब बहस हो रही होती है तो आपको खुद करना पड़ता है। ये स्किल्स आपकी, ये जो सारी खुसूसियात हैं, ये आपको किसी के अंदर इकट्ठी होती नहीं है, आप ओवर टाइम डेवलप करते हैं और वो करनी होती है बतौर स्टूडेंट्स ही। अपने टीचर से, अपनी बुक से, लाइब्रेरी से इस्तेफादा करें, लॉ जर्नल से इस्तेफादा करें, यहाँ से भी उनको अपने जो लीगल स्किल है उनको शार्पन करने का मौका मिलता है, उसकी जस्तजू वगैरह।
दोस्तों के साथ खुल के नहीं बोल सकते तो क्या डराने जज के सामने बोल सकोगे? यार बॉस जब आपको झाड़ रहा होगा तो आप उसको हाजिर दिमागी के साथ जवाब दे सकेंगे कि नहीं? बात ये है कि आपको अपनी ये जो आपको मैं स्किल्स गिनवा रहा हूँ, किसी एक इंसान के अंदर बहुत कम होते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होगी कि अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करना मेरी में कमी इतनी है, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और उसको फिर आहिस्ता इम्प्रूव करना। लिखना आता नहीं है आपको, और हमारा सिस्टम भी टूटा हुआ, लिखना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, वैसे ही आप अगर आप डिग्री वगैरह पास कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट द इंटेंट। रोज़ी रोटी का मामला है, रोज़ी रोटी आपको मिलेगी जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा लिखता है, जो अच्छे अंदाज के अंदर जहन इस्तेमाल करता है, जो अच्छे अंदाज में लोगों से मिल के केसेस हासिल करता है, वो कामयाब वकील बनता है। मेरे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, मेरी टांगें कांपती थी, मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, और अंग्रेज़ी में ज़्यादातर मेरा दिमाग चलता था, मैं करके मैं बर्गर अंदाज के अंदर बीच में बोला करता था आपके सामने। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप जो भी बंदा आप ज़ाती तौर के ऊपर और जो वीडियो में भी देख रहे हैं, आप टेक इट फ्रॉम मी, आप शायद मेरे से मीलों आगे हैं इस स्टेज के ऊपर, इस उम्र के ऊपर। तो अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लॉयर बनने के लिए जरूरी है कि आपको इस बात के ऊपर ऐन यकीन होना चाहिए कि मैंने वकालत करनी है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से करें, चाहे डिफेंस की तरफ। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज अ सिने क्वा नॉन टू बिकम अ गुड, प्रोफेशनल, रिस्पेक्टेबल, सक्सेसफुल लॉयर। बुक रीडिंग पर से फाइल रीडिंग एक वकील के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। फाइल पढ़ोगे, टीके के ज़रिए तो नहीं लगेगी। इतनी मोटी फाइल सामने आ गई और आपने ज़िंदगी में कोई किताब कभी पढ़ी नहीं हुई तो आप तो गुम जाएंगे। मैं आपके सामने टुकड़ों में इन सादे सवालों का जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना जहन इस्तेमाल करके ख़ुद समझने की भी कोशिश करें। क्यों इतनी मोटी फाइल पढ़नी है तो इतनी मोटी कम से कम किताब तो पढ़ी होनी चाहिए ना। वो बिकॉज किताबें पढ़ना, समझना, उसके अंदर से नुक्ते अखज़ करना, ये एक स्किल है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा थोड़ा सा थीसिस फर्क है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो आप लोगों की जेन ज़ी है, जो आप लोगों की जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा विजुअल लर्निंग के ऊपर बिलीव करती है। बट एज अ लॉयर, अगर आपने इस प्रोफेशन में एक्सेल करना है तो किताबों की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास फाइल्स आती हैं तो उनको पढ़ा जाता है, उनको आप विजुअली जो है ना वो ग्रास्प नहीं कर सकते, जिसमें आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के, सीरीज देख के, मूवीज देख के लॉ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर सकते हैं। जैसे एक वर्कशॉप है, आपकी वर्कशॉप में टूल किट्स होती हैं, उन टूल किट के साथ ही मैकेनिक काम करता है और उसको पता होता है कि मेरे कौन सी टूल किट मैंने कहाँ पर यूज़ कर। इस तरह से बुक्स जो है वो आपका टूल्स है। आपको वो टूल्स तभी आप यूज़ कर सकेंगे कि जब आप अपने लॉ जर्नल्स में, जजमेंट्स में आप रेगुलर है उनको पढ़ रहे हैं। आपका दिमाग एक मसल है, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा चलेगा, नहीं इस्तेमाल करोगे तो नहीं चलेगा। किताबें पढ़ने से आप इसलिए किताबें सारी की सारी बीच में पढ़ रहे होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपके मसल बन रहे हैं। कॉलेज में किताबें इतनी ज़्यादा पढ़ाने का मकसद ही आप पे वज़न डालना ही इतना है कि आप फिर शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी रीडिंग एबिलिटी बेहतर हो और आप अखज़ कर सकें कि भाई लिखा क्यों है, क्या की रहा है बंदा। आपको ये हैबिट ज़रूर डेवलप करनी चाहिए रीडिंग की, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू आर इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, प्रैक्टिसिंग लॉ, तो बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ लॉ की किताबें नहीं, और हिस्ट्री की, लिटरेचर की बहुत ज़्यादा डिफरेंट बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके होराइजन्स जो हैं उनको ये ज़्यादा एक्सपैंड करती है, ज़्यादा पैनोरामिक करती है। अब कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए मेरी तरफ से, आप अखबार जहान पढ़ें, क्रिकेटर मैगजीन पढ़ें, कुछ पढ़ें। देखिए आपने अपनी अंग्रेज़ी अगर ठीक करनी है तो हाँ अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो अंग्रेज़ी समझने की और लिखने की होगी। मेरी तरह अगर आप अगर आप बर्गर अंदाज के अंदर थे, अंग्रेज़ी, तो आप बैठ के उर्दू की पढ़ें, उर्दू की शायरी पढ़ें, उर्दू की शायरी लिखने की कोशिश करें, इस तरीके से सारे के सारे, ताकि आपकी ज़बान में उर्दू में रवानी आए। विदाउट बुक लॉयर इज नथिंग। मोहम्मद अली बॉक्सर से किसी ने पूछा कि भाई मोहम्मद अली बॉक्सर साहब आप कितने डंड निकालते हैं, सिटअप्स कितने करते हैं? तो कहता है मैं 10। मुझे 10 क्या, मैं 200 निकाल सकता हूँ, ये आप क्या बीच में क्या? कहते हैं मैं 10 जब निकालता हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे से एक भी और नहीं हो सकती। मैं पहले वाली तो गिनता ही नहीं। पढ़ाई का भी यही, किताबें पढ़ने का भी यही सिलसिला है कि आप इब्तिदा में जो चीज़ें आपको पसंद हैं
वो पढ़ें और उसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे क्या क्या रहा है, इसका मतलब असल में क्या, सतही लेवल के ऊपर नहीं, बिकॉज वकील तय में जाके करता है कि इसका नुक्ता क्या बन सकता है, इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है, ज़ुबान कौन सी इस्तेमाल की है, सही ज़ुबान इस्तेमाल की है क्या, इसको बेहतर अंदाज में कह सकता है, यार ये इतना ज़बरदस्त अंदाज में लिखा हुआ था, यार ये अल्फाज मैं इस्तेमाल करूँगा तो मेरी ज़ुबान में रवानी आएगी और जज को मैं शायद ज़्यादा बेहतर इम्प्रेस कर सकूँ। मुझे जस्टिस फजल करीम साहब की जितनी भी किताबें, चाहे एक्सेस टू जस्टिस हो, चाहे चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट हो, जुडिशियल रिव्यू ऑफ पब्लिक एक्शंस हो, इन किताबों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया मेरी प्रैक्टिस के अंदर, जो मेरी डोमेन है, जो मेरी नीश डोमेन है, उसके अंदर बहुत फ़ायदा दिया। सो आपको लिटरेचर पे, हिस्ट्री पे, लॉ की बुक्स को ये पढ़ना चाहिए और इसके अलावा फ़िलासफ़ी को बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि बैक देन एवरीथिंग यूज्ड टू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फ़िलासफ़ी। उस वक्त तक आप कामयाब लॉयर नहीं बन सकते कि जब आपकी जो शेल्फ में बुक पड़ी है और आपके माइंड में जो प्रोपोजिशन आई है आप उसको सोचें और साथ ही बुक की तरफ रुजू करें। आपके ज़हन में अगर हिचकिचाहट आ रही है या आप लेथार्जी फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप लॉयर नहीं बने। सब कुछ पढ़ो, अन्यवा पढ़ो। आप मेरे कमरे में ये देख रहे होंगे सारी किताबें, 3 पुश्तों की सारी किताबों में मैं घिरा रहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे प्रोफेशन की लाजमी चीज़ है। नहीं पढ़ोगे, गाइड पढ़ोगे तो फिर गाइड के ही वकील रहोगे, धड़ाधड़ चीज़ें पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे तो जब एक मोटी फाइल आएगी कोई मसला ही नहीं है। स्टूडेंट से मैं सबसे पहले यही सवाल करूंगा कि आपके ख्याल में वकील काम क्या करता है? वकील के पास क्लाइंट आता है, उसकी बात समझता है तो दिमाग इस्तेमाल करके लोगों से बात करके उनका नुक्ता समझना, उनसे बात करने की एबिलिटी एज एन ऑन इंसान लेवल होनी चाहिए। अपने स्टूडेंट क्लास फेलोज के साथ या टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे और अपना मकसद ही आप नहीं हासिल कर सकोगे तो फीस कैसे हासिल करोगे, मुकदमा कैसे पकड़ोगे? जब आप लॉ स्कूल के अंदर हो तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है अपनी डेवलप करें। इंट्रिकेसीज ऑफ लॉ को समझना, ग्रास्प करना और उसमें कंट्रोवर्सीज को तलाश करना, फिर उसके बाद एक ही चीज़ को, एक ही प्रोपोजिशन को, एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को डिफरेंट एंगल से एवेल्युएट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ स्कूल के अंदर जब मैं भी पढ़ाता हूँ, जो मैंने बहुत कम देखा है लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि डिस्कस एंड टॉक अबाउट लॉ व्हेन यू आर सिटिंग विद योर क्लास फेलोज पीयर्स, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया करें। ये लॉ प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आपके जो कम्युनिकेशन स्किल, ये द मैटर लॉट। सबसे पहले लॉयर को चाहिए कि अपनी जो ज़ुबानदानी है उस पर दर्जा बदर्जा अबूर हासिल करने की कोशिश करे, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि इंग्लिश में। अब मुकदमा आ गया, थोड़ी बहुत कानून की नॉलेज भी होनी चाहिए कि उनमें इस्तेमाल किस तरह करना है, कागजात भी वो पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। उससे उसको अब आपने एक दावा बनाना है, मगर दावे में लिखना क्या है, उसका नुक्ता अखज़ करने की, जो चीज़ पढ़ी है उसको चबा के उसमें से एनर्जी या नुक्ता वगैरह हासिल करके कैसे करना, और अब कागज़ पे लिखना क्या है, लिख के कॉपियाँ वगैरह करके, प्रोसीजर भी पता होना चाहिए कितनी कॉपियाँ चाहिए, कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है, वो सलाहियत, वो CRPC CPC जब आप पढ़ोगे उधर से पता चलेगा। अब फाइल हाथ में तैयार हो गई, अब उठा के कोर्ट के सामने गए तो वहाँ पे फिर बोलना भी है कि सिर्फ यूं जाके दिखा दोगे उसको। और सारी चीज़ों में आपसे टुकड़े तोड़ के मैं एक आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी पॉइंट आउट इस तरह कर रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए कि चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ के, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी तरीके से मैंने उस जज को भी समझाना है। ना मैंने उसके सामने जाके तकरीर करनी है, मैंने उसको मवाद देना है जिसके ऊपर वो मेरे फेवर के अंदर डिसाइड करे। कम से कम एक वर्ड अपनी वोकैबुलरी में आप रोज़ नया ऐड करें, ईडियम नया ऐड करें, ताकि आप एक अच्छे तरीके से मुतासरकुन रीडिंग्स लिख सकें। सुकरात को अगर आप देखें तो जब अपने प्यूपल्स को ट्रेन किया करता था तो वो उस पर डिस्कशन वगैरह किया करते थे। अरिस्टोटल को देखें तो वो आप उस पर डिस्कशन किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पैनोरामिक और बड़ा होता चला जाता है और डिफरेंट आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट होते हुए चले जाते हैं। अगर तो आप लॉ स्कूल के अंदर यू आर देयर टू पास द लॉ डिग्री फॉर द सेक ऑफ पासिंग इट, तो आपकी कभी भी जो जिसे कहते हैं थिंकिंग स्किल इनहांस नहीं होगी।
आपने अपने ब्रेन को अग्रेसिव बनाना है कि दूसरे को हराना है, फिर आपने जीतना है, राइट। वकालत के अंदर ये होता है किलर इंस्टिंक्ट। ये जो सारे के सारे जहन की जो चीज़ है वो ट्रेनिंग के ज़रिए ही आती है, और इस्तेमाल करने से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा चलेगा। अपने थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप मुतालिया करें, आप लॉ बुक्स को पढ़ें। अगर आपका जहन 4 घंटे चलता है, आपको खुद भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका जहन कैसे चलता है, नाश्ता करने के बाद चलता है, रात कॉफ़ी के साथ चलता है, किस तरीके से चलता है। आप अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज से ढाल लेते हैं कि आपका, मेरा तो प्रोफेशन सारा मेरे जहन से ही है, ज़ुबान को भी जहन ही चलाता है, जिस्म को भी जहन ही चलाता है। तो इसका शार्प होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ। सो थिंकिंग के लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया वो यही था कि हम लोग दोस्त वगैरह बैठ के, गवर्नमेंट कॉलेज से जो बैच निकला था, लॉ स्कूल में करते थे, हम बैठ के डिस्कशन किया करते थे। तो उससे जो आपकी थिंकिंग होती है वो ज़्यादा पॉलिश और रिफाइन होती है। ऑलवेज ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इफ यू स्टेज विद इन द बॉक्स यू विल बी जस्ट लाइक, जिसे कहते हैं ना वो, लाइक अ डेड फिश। तो डेड फिश को पानी जिधर ले जाए वो उधर चली जाती है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर नॉट पोल्स अपार्ट। अगर इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूं आपके लिए कि अ लॉयर कैन नेवर बिकम अ गुड प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ अनलेस ही टीचेस लॉ और स्टडीज लॉ। A teacher who teaches law can never become a good teacher of law unless he practices law. जैसे ये बात कही जाती है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है, मैं इससे थोड़ा इख्तिलाफ करूँगा। जब आप बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो आप थ्योरी में पढ़ा होता है आप उसको इन रियल लाइफ देख रहे होते हैं। उन पे पर्चे करा के अगर वो वहाँ पे जाके मुकदमे करने शुरू किए, हमने सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट अभी लॉ कॉलेजेस के चेक किए जो कि मुकदमे खुद ही जमा करा रहे थे, खुद ही बहस कर रहे थे, वो इम्पर्सनेशन के ज़ुमरे में आता है, उन पे पर्चा होना चाहिए। तो आप ये कह लें कि फ़र्क नहीं होता, सिर्फ थ्योरी एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आ रही होती है जिस वजह से आपको वो नया लग रहा होता है। तो मैं इस प्रैक्टिस का दाई हूँ कि जो भी लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाजमी इनिशियली फर्म्स के अंदर इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, और जब वो लेटर स्टेज ऑफ देयर लॉ डिग्री आए तो उनको अदालतों में भी जाके ये चीज़ें देखना चाहिए। तो उससे उनको एकेडमिक्स में भी फ़ायदा होता है, और कल को जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो उनके सामने एकदम से कल्चरल शॉक नहीं होता। जब मुझे बताया ना कि आप एक बहुत अच्छे लम्स लॉ स्कूल से उठा के उसे ज़िला कचहरी के अंदर भेज दें तो उसने परेशानी होना है, और वही अगर वो अपने करियर के शुरू से, एकेडमिक करियर के लॉ स्कूल के अंदर से अगर वो इन अदालतों में जा रहा है तो उसे पता होगा, फ्लेवर का पता होगा कि किस तरह ये काम होता है। सो इब्तिदा के अंदर मैं ये डेफिनेटली आपको कहता हूँ हर लड़के को कि आप इंटर्नशिप ज़रूर करें। कचहरी जाने का मतलब इंटर्नशिप नहीं होता या एसोसिएटशिप नहीं होता या कमाई नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप डेफिनेटली कोर्ट में जाएं, और आप अगर एक चेंबर में जाएं, आंखें खोल के देखें, अच्छा फाइलें ये होती हैं, सीआरपीसी जो मैं पढ़ रहा हूँ या सीपीसी पढ़ रहा हूँ, अच्छा 711 की ये एप्लीकेशन होती है, दावा देखने में ये होता है, ये कागजात लगते हैं, इस कोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे ये जज होता है, यहाँ पे इस साइड पे हम खड़े होते हैं। ये आपको इंटर्नशिप्स के ज़रिए, तो वो एक चेंबर के ज़रिए अगर आप जाएंगे और ये चीज़ें देखेंगे तो वो लाजमी है, आपके कनेक्शंस बनेंगे, ताकि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको पता होगा कि मैंने फ़लाँ के पास जाके अप्लाई करना है, फ़लाँ से ट्रेनिंग हासिल करनी है। आखिरी 2 सालों में वो करना बहुत ज़रूरी है। वकील जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ है और एक खुदाई सिर्फ है, अल्लाह ताला के नामों में से है। आप लोगों को इंसाफ दिलवा रहे होते हैं। एक बेवा खाली कागज़ के ऊपर आपको अंगूठा लगा के दे देती है कि जा भाई मेरे हक के लिए ये हासिल करिए वकालतनामे पे। आप अगर अपनी बीवी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो लानत है आप पे। और सबसे बड़ा एथिक हमारे प्रोफेशन के अंदर जो एथिक है वो ये है कि आपने प्रोफेशनल रहना, आपने पार्टीज के साथ पर्सनल नहीं होना, आपने अदालत के अंदर ट्रू ऑनेस्ट प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपने जो है वो क्या कहते हैं जो स्टीरियोटाइप प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर इंडल्ज नहीं होना,
और उस सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के अंदर एक्सेल करने की, वो एथिक्स के जुमरे में आती है। ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी कि जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो, जिससे सोसाइटी में इंतशार फैले। ऐसे लोग हमारे प्रोफेशन के लिए कलंक हैं, काला धब्बा हैं, जो के बीच में इसको अनएथिकली इस्तेमाल करते हैं, जाके बीच में PIC फतह कर लेते हैं, लोगों को मारते हैं, जजेस के जाके वहाँ पे चेम्बर्स के ऊपर लगा देते, ताले लगा देते हैं इंसाफ की हुसूल के नाम के ऊपर। बात ये है, दिस नीड्स टू बी द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन। और मैं बार बार ये कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप गरीबों को, जिसको गवर्नमेंट रोंद रही है, उसके लिए आप खड़ा होकर उसका हकूक दिलवा रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या है कि आप बड़े से बड़े बंदे के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ आप कहते हैं नहीं, तो अफसरशाही को कहते हैं नहीं, गलत है, रिट की और ये तुम्हारा ऑर्डर गलत है। और फिर अदालत को आपको रिलीफ मिला है, रिलीफ नहीं मिला, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे हम्बल एंड बाउ डाउन टू द कोर्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट उस अदालत की है, उस कुर्सी पे बैठे हुए इंसान की नहीं है, क्योंकि अदालत अपने फैसलों के थ्रू बोलती है। When it comes to legal profession, मेरी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस है, टेक्नोलॉजी मैटर्स बट नॉट इन दैट सेंस द वे इट डज इन मेनी अदर थिंग्स। वो लड़कों के अंदर ये बड़ा ChatGPT से मैं ड्राफ्ट करवा लिया, मैंने जी बड़ा ज़बरदस्त मजमून मैंने फलां चीज़ पे ChatGPT से कर लिया, उस बंदे ने अपना वक्त ज़ाया किया। जब आपकी कंप्यूटर से अवेयरनेस होगी तो फिर ही आप प्रॉपर रिसर्च कर पाएंगे। यानी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करें तो वो एक नीश मार्केट है आपकी, या साइबर क्राइम्स की बात करें वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और लेटेस्ट टूल से रिलेटेड है, तो आपको नॉलेज उनकी होनी चाहिए। हाँ, टाइपिंग की हद तक प्रॉपर्ली इसको रिसर्च करने के लिए एज अ टूल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, मगर वकालत आज तक कुछ इस नौइयत की चीज़ है कि जो कि मैनुअल करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान लॉ साइट भी इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आप अपना रजिस्टर ऑनलाइन भी रखें, ये बाकी सारी की सारी चीज़ें। सो टेक्नोलॉजी एक हद तक यूज़फुल है। यही मैं कहूँगा कि आप विदाउट टेक्नोलॉजी आप एक शायद लॉ से या जो जितना लीगल नॉलेज मौजूद है उससे पूरा इस्तेफादा नहीं कर सकते। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई सी अ बिग फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो इन्फ्यूज होती हुई नजर आती हैं। स्पेसिफिक फील्ड, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि एटलीस्ट 5 साल आपको हर किस्म का केस करना चाहिए, बट अगेन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्यूपल मास्टर कौन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक स्टूडेंट आता है, न्यू एंट्रेंट होता है कचहरी में या आप किसी भी कोर्ट में आप काम शुरू करते हैं, आपको यू शुड नॉट चूजी अबाउट योर वर्क। आपको जो भी काम मिल रहा है, जो भी रिसर्च मिल रहा है, आप पूरे शौक के साथ करनी चाहिए। आप इब्तिदा में आके कहते हैं यार मुझे तो सिविल लॉ पसंद है, तो क्या आपको 50% जो क्रिमिनल केसेस वहाँ से उनसे फ़ीस हासिल करनी पसंद नहीं है? तो आपने अपने चांसेस ऑफ सक्सेस तबाह करके इन दिस प्रोफेशन 50% कर लिया। अगर आप जाके कहते हो नहीं यार मैंने तो टैक्सेशन करनी है, मैंने कॉपरेट करनी है, तो मार्केट के अंदर तो वो 1% या 2% काम है, तो 98% तो आपने अपने चांसेस ऑफ सक्सेस तबाह कर दिए ना यार। क्योंकि जहाँ से आपको इब्तिदा में कि आपके ख्याल में, और फील्ड भी देखिए इस तरीके से, यू कांट स्पेशलाइज इब्तिदा में, आपने टारगेट करना है इब्तिदा में उन केसेस को जो जिस नौइयत के केसेस आपको इब्तिदा में 2 साल में मिल सकते हैं। क्योंकि अगर जिस लॉ फर्म में आप काम कर रहे हैं वहाँ काम ही सिर्फ फौजदारी है, काम ही सिर्फ कॉर्पोरेट है, काम ही सिर्फ सिविल है, काम ही सिर्फ ट्रांजैक्शनल है, तो फिर आप डिफरेंट फ्लेवर्स नहीं ले सकते, तो फिर आप वही उसी तरह का रूटीन का काम करेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए ऐसी फर्म के अंदर जाएं जिनके पास मल्टीफेरियस काम हो। आई एम सेइंग वो काम सीखो उस नौइयत का कि जिस नौइयत का काम आपको मिल सकता है, और मुकम्मल तौर पे ब्रॉड बेसिस पे छोटी छोटी मोटी बेलें, रिमांड कंटेस्ट करना, सिविल के दावे, इनहेरिटेंस के दावे, कस्टडी के मामला जो कि आपके मोहल्ले के अंदर ही आपके जानने वालों से भी मिल सकते हैं। कि आपने अपनी एक आदत डेवलप करनी है। अगर आप किसी ऐसे चैम्बर में काम कर रहे हैं जहाँ सिर्फ फौजदारी काम है, तो आपने अपनी एक आदत डेवलप ये करनी है कि आपने हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा किसी भी दीवानी अदालत के अंदर जाके बैठ जाना है।
और वहाँ पे जो भी लिटिगेशन हो रही है उसको देखें, उसके नोट्स लें, उसके ऊपर आके रेलेवेंट लॉ को पढ़ें और सोचें, ब्रेनस्टॉर्म करें कि अगर उन्होंने ये रिलीफ लिए मांगा है तो क्यों मांगा है। सो इस तरह आप अपनी डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ की स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि उसमें आप एक्सपर्टीज आपकी आ जाएंगी, लेकिन आप उनको रिफाइन कर सकते हैं। यार इट वॉज वेरी टफ जर्नी और उसकी मेरी एक इमोशनल रीज़न है उसके लिए, और वो ये है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़े शौक से इस प्रोफेशन के अंदर लेके आए थे, और जब मुझे लाइसेंस मिला और उन्होंने देखना था कि मेरा बेटा भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उन्हें वो फौत हो गया, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, तो वो देख नहीं सके कि किस किस्म का मेरा बेटा जो है वो लॉयर है। मेरे वालिद साहब मेरी वकालत के अंदर आने के सिटिंग हाई कोर्ट के जज थे, उनके वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हुए थे। मेरे वकालत में आने के बहुत ख़िलाफ़ थे, और मेरे वालिद साहब मुझे ये कहते थे कि तू बहुत नरम बच्चा, तेरे बस का काम नहीं है वकालत करना। मैं और मेरा भाई ज़बरदस्ती लड़ाई करके हम इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि मेहनत करते हुए, कमाई करते हुए, इंडिपेंडेंस के साथ नाम बनाते हुए सारे का सारा, तो मैंने कहा मैंने तो यही करना। वकालत जो है वो हर नया केस आपके लिए एक इम्तिहान है। जब सुबह आपने किसी केस में आर्ग्यू करना है तो वो ऐसे ही है कि आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उतना ही प्रेशर होता है नॉर्मली। तो ये बड़ा चैलेंजिंग सफ़र होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना खूबसूरत सफ़र है कि आप बार बार शायद ये सफ़र करने का आपको दिल करेगा। बहुत मज़ा किया, बहुत पार्टी भी की, बहुत खेले भी, बहुत दोस्त भी बनाए, मगर मुझे ये बीच में उसकी हमेशा अफसोस रहेगा, बहुत जल्दी भी किया, आगे जाना आना जाना है वापस ये करके वगैरह इस तरीके से। बट स्टूडेंट वाले दिन बहुत ज़्यादा याद भी आते हैं। फुल ऑफ टर्बुलेंस, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, फुल ऑफ पिटफॉल्स, फुल ऑफ जिसे कहते हैं ना सक्सेस भी है, फेलियर भी है, और इट वाज अ मिक्स एक्सपीरियंस। कोई हंकी डोरी बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ जर्नी नहीं थी, ये अभी तक उसी तरह ही है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इस प्रोफेशन ने मुझे इज्जत दी है, और मैंने काम वगैरह भी थोड़ा बहुत बीच में किया है, बट देखो पूरे के पूरे यहाँ पे सारे के सारे, यू कैन बी अहमद, यू कैन बी बेटर देन मी, राइट।